वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक बहुत ही कॉमन रीज़न होता है जिसे इंटेंशन के रूप में एम्बेसीज बयां करती है कि भी हमें आपकी इंटेंशन पे डाउट है कि आप वापस नहीं आओगे। बहुत सारी जगह आपने इंटेंशन का रीज़न सुना होगा। अगर किसी का शेंगन का, कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कभी रिफ्यूज़ होता है तो उसमें कई बार काउंसलर ये चीज़ मेंशन भी करते हैं या रिफ्यूज़ल लेटर पे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे टिक होके आता है कि हमें आपकी इंटेंशन पे डाउट है कि आपकी इंटेंशन जो है वो शेंगन स्टेट में वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वापस आने की नहीं है, या फिर आप अपने वहाँ पे जाके कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सो एंड सो व्हाटएवर। तो ये एक्चुअल में इंटेंशन का रीज़न आता क्यों है, उससे पहले ये जानेंगे ये इंटेंशन का रीज़न है क्या, फिर ये आता क्यों है और इसे कैसे बचा जाए। अगर बाई चांस किसी का अगर इंटेंशन का रीज़न आया है इस बार रिफ्यूज़ल में और सिर्फ इंटेंशन वाले रीज़न पे ही टिक है, तो इसका मतलब ये है कि उनका बाकी सब कुछ ठीक था, बस इंटेंशन वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो अब उनको नेक्स्ट टाइम पे फाइलिंग पे किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए जिससे इंटेंशन वाला डाउट जो है वो चला जाए और उनको वीज़ा मिलने के चांसेस में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो उससे पहले कि वीज़ा का ये जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है, इंटेंशन का ये होता क्या है। इंटेंशन का सिंपल सा ये रीज़न है कि जब भी कोई भी ट्रैवलर अपने जाने के रीज़न के साथ साथ वापस आने की रीज़न को जस्टिफाई नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए जब जाने की रीज़न को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि किस तरीके से वो पर्पस या इंटेंटेड स्टे वाला पर्पस और नॉन रिलायबल या अनरिलायबल वाला पॉइंट टिक करके दे देते हैं कि हमें आपके जो भी आपने पर्पस और जस्टिफिकेशन दी है इंटेंडेड स्टे की, वो हमें रिलायबल नहीं लग रही है। तो वो है कि जब आप जाने का रीज़न नहीं जस्टिफाई कर पाते ढंग से, जब आप वापस आने का रीज़न नहीं जस्टिफाई कर पाते, तो वो इंटेंशन पे आ जाता है। वापस आने के रीज़न यानी आपके यहाँ पे या तो फैमिली है तो आप उनका ब्यौरा दें, मैरिड है तो मैरिटल सर्टिफिकेट लगाएं, बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं, आपकी प्रॉपर्टी है तो उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। मेरे वापस आने का रीज़न है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे कोई नोटराइज पेपर ना लगाएं आप प्रॉपर्टी के पेपर्स में। ये बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पक्की रजिस्ट्रार की कॉपी होनी चाहिए। आप कोई भी नोटराइज कॉपी लगाएंगे उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ये वापस आने का रीज़न नहीं बनता। इनफैक्ट ये डेस्परेशन का रीज़न रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये आपका फाइल को इम्प्रूव नहीं करता, ये ख़राब और कर देता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थर्ड आ जाता है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है उसका ब्यौरा। देखिए जी, मैंने इतने सारे देशों में ट्रैवल किया, टाइम से गया हूँ, टाइम से आया हूँ, कहीं पर भी मैंने इमिग्रेशन पॉलिसी को मिसयूज़ नहीं किया, अब्यूज़ नहीं किया, या फिर कहीं पर भी मेरा वीज़ा एक्सटेंशन नहीं है, कहीं पर भी कोई भी नहीं है, और मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। ध्यान रहे सारी ट्रैवल हिस्ट्री कोई एकदम से बनी हुई ना हो, यानी आप इमीडिएट एक ही ट्रिप में 7-8 देशों को करके आ गए, उसके बाद आप कभी कहीं नहीं गए और सीधा फिर आपने कनाडा अप्लाई कर दिया, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता, क्योंकि उससे भी यही लगता है कि आप रिसेंटली एक ही ट्रिप में आपने हर जगह चीज़ें देखी हैं। एक वीडियो में आपको ध्यान होगा, अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे यूएस वीज़ा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बड़े स्मार्टली पूछा जाता है कि आप इंडिया से बाहर कितनी बार गए हैं। यूएस वीज़ा इंटरव्यू में, शेंगन वीज़ा इंटरव्यू में, यानी कोरोना से पहले या कोरोना के बाद भी जो कॉल्स आती हैं, तो ये नहीं पूछते आपने कितने देशों में ट्रैवल किया है, वो कई बार ये पूछ लेते हैं आप इंडिया से बाहर कितनी बार गए हो। तो अगर किसी ने 6 कंट्री का ट्रैवल किया हो और इंडिया से बाहर सिर्फ वो एक ही बार गया है, तो वो उसे एक ही बार कह सकता है, आई हैव ओनली बीन वंस आउटसाइड इंडिया। उसकी मजबूरी है, वो मल्टीपल टाइम्स नहीं गिनवा सकता। तो ये चीज़ वो कभी कभी बड़े स्मार्ट तरीके से काउंसलर ये चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इसीलिए ट्रैवल हिस्ट्री एकदम से ना बनी हुई हो, कंसोलिडेटेड बनी हुई हो। इसके बाद आप और अपनी रीज़न को जो जस्टिफाई कर सकते हैं वो प्रोफेशन का यूज़ करके, यानी अगर आप बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट में हैं जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी आ रही है जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी हो रही है, या फिर आपका बिजनेस है जो अच्छे से पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है और जिसकी इनकम भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, उस केस में भी ये बहुत अच्छे रीज़न बनते हैं वापस आने के। अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो कैनेडियन काउंसलर उसको यही सोचेगा कि भाई ये वहाँ पर भी जाएगा तो ज़्यादातर शुरू में 1.5 लाख रुपए कमा लेगा, बस 1 लाख तो यहाँ पर कमा ही रहा है, वहाँ पर तो खर्चा ही इतना है रहने का, तो इसको कुछ नहीं बचेगा। तो इसके वापस आने के चांसेस इसलिए थोड़े से ज़्यादा हैं। साथ में अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और फैमिली वाली रीजंस भी हैं तो और भी अच्छा हो जाता है, और एसेट्स हैं तो फिर मिलने के चांस तो मल्टीप्लाई हो गए इसका मतलब। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए इंटेंशन पे उनको डाउट आता है जब हम उनको वापस आने के रीजंस को नहीं जस्टिफाई कर पाते। 90% केसेस में तो ये है, 10% केसेस में और भी चीज़ें हैं। तो 10% रीज़न वो हैं जिसमें हम कोई ऐसे रीज़न दे देते हैं जो सूट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि भाई मैं बाहर एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहा हूँ, मेरा जो है गारमेंट्स का काम है, क्लोथिंग का काम है, और इटली में मिलान के अंदर बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें
काफ़ी बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर आ रहे हैं तो मुझे जाना है, वो अटेंड करना है। तो ऐसे केस में भी पहले कितने एग्जीबिशन अटेंड करें उसका प्रूफ तो दें। अगर हम गए हैं थाईलैंड गए हैं ऐसे किसी एग्जीबिशन में, तो उसके पास आप लगाएं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स लगाएं। कभी चाइना गए हो किसी एग्जीबिशन में तो उनके प्रूफ साथ में अटैच करें, दिखाएं जी मैं तो पहले भी एग्जीबिशन काफ़ी मैंने अटेंड करें, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। उसके बाद आप अप्लाई करें, फिर ये दिखाएं कि देखिए जी मैंने एग्जीबिशन में जाना है। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाते तो उनको रहेगा यार इनकी इंटेंशन ये तो नहीं लग रही है एग्जीबिशन में करेंगे, हो सकता है इनकी इंटेंशन ये हो कि वहाँ जाके लेफ़्ट राइट ना हो जाए, क्योंकि पहले तो कोई ऐसा एग्जीबिशन किया नहीं, तो पहले तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए उनको इस पर भी डाउट आ जाता है। अगर हम इन सारे रीजंस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमारी इंटेंशन साफ़ सुथरी रहती है। काफ़ी सारे डाउट इंटेंशन को लेके फाइनेंसेस को लेकर भी आते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल पर्सन 40,000 या 30,000 कमाता है और वो अपने सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में 5 स्टार होटल दिखा रहे हैं या बिजनेस क्लास टिकट्स दिखा रहे हैं, तो पर्पस के साथ साथ इंटेंशन पे भी डाउट आ जाएगा फिर कि पर्पस तो उनको लगेगा ये आपका है ही नहीं जी, आप गलत कह रहे हो, इतना महंगा ट्रिप आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए हमें आपकी इंटेंशन पे भी इक्वली डाउट हो गया। तो कई बार आप देखोगे रिफ्यूज़ल में दो रीज़न भी हो जाते हैं, पर्पस के साथ साथ इंटेंशन पे भी क्लिक हो जाता है, वो यही है। यानी ना जाने का ना वापस आने का, यानी दोनों ही रीज़न हम समझा नहीं पाए होंगे। देखिए सारी बात एक तरफ है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि यही पत्थर की लकीर है जो एम्बेसी ने रीज़न दे दिया। ऐसा नहीं है कि ये बोल दिया तो बस यही ही है, ऐसा नहीं है। कई बार सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर उन्होंने नहीं देना ना, तो कोई भी रीज़न दे के आपको डिनाई कर सकते हैं। ये उनके ऊपर पूरी पावर है, उनके पास पूरी अथॉरिटी। हाँ, अगर आप आगे जाके उनके ऊपर रिव्यू डालते हो, JR डालते हो, तो अलग बात है, फिर वो उसको अपने डिसीजन को कई बार रिवोक भी कर देते हैं और आपको वीज़ा ग्रांट भी कर देते हैं रिफ्यूज़ होने के बावजूद भी, अगर आपके केस में दम हुआ तो। बट वो खर्चीला प्रोसेस है, फिर उसमें लॉयर हायर करो, ये करो वो करो, वो सारी नौबत ना ही आए तो हम पहले ही ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। वीज़ा की कभी कोई एश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं होती, आप जानते ही हैं, बट फाइलिंग पे, प्रोफाइलिंग पे जितना हो सके अच्छे से काम करके ही वीज़ा अप्लाई करना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कंसर्न्स हैं जो आने वाले टाइम में अपलोड किए जाएंगे, जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।